हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे क्लाइमेट चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि 9th क्लास की ज्योग्राफी बुक का फोर्थ चैप्टर है। तो इसमें इससे पहले अभी तक हमने क्लाइमेट वेदर के बारे में पढ़ लिया था, उनके जो इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो पढ़ लिए थे। उसके बाद इंडिया का क्लाइमेट किन चीजों से इफेक्ट होता है वो चीजें पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे द सीजन्स कि जो सीजन है, सीजन बेसिकली होते क्या है और ये सीजन बनने का मुख्य कारण क्या है, और सीजन्स में भारत में, इंडिया में जो सीजन्स आते हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्यों जो सीजन है वो एक से दूसरा डिफरेंट होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे विंटर है, समर है, रेनी सीजन है, मॉनसून जिसको कह देते हैं, उसमें भी मॉनसून में भी एडवांस मॉनसून आ जाती है, रिट्रीटिंग मॉनसून आ जाती है। तो उनमें क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज characterized by distinct seasonal पैटर्न। देखिए, जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये इसमें अलग अलग सीजनल पैटर्न्स होते हैं, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग कुछ मंथ के बाद इसमें जो क्या होता है कि जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, वेदर में चेंजेस आते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। The weather conditions greatly change from one season to अदर। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो वेदर की कंडीशंस होती हैं वो एक सीजन से दूसरे सीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो समर है उसमें तो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, नॉर्दर्न इंडिया में, और जो विंटर है उसमें नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं सीजन टू सीजन। These changes are particularly noticeable in the interior part of India। देखिए, इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट आप कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पे जो सीजन्स है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है इन द कंपैरिजन ऑफ साउथ इंडिया। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे हमें विंटर समर सीजन्स में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होती है और समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जो इंडिया के, हम यहाँ हमारी कंट्री के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उसमें ये जो चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। The coastal areas do not experience much variations in temperature, though there is variation in रेनफॉल पैटर्न्स। देखिए, चाहे वहां पे रेनफॉल के जो पैटर्न्स है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। मेनली जो रेनफॉल है वो जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं वहां पे रेनी सीजन में होते हैं, और मैक्सिमम जो कंट्री है उसमें रेनी सीजन में रेनफॉल होता है। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे तमिलनाडु है, वहां पे विंटर सीजन में जो रेनफॉल है होती है। लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस है वो कोई ज्यादा नहीं होते, वो ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेदर कंडीशन, टेम्परेचर है वो हमें देखने को मिलता है। Four main seasons can be identified in India। इंडिया में बेसिकली 4 मेजर सीजन्स हैं जिनको हम क्लियरली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे फर्स्ट है द कोल्ड वेदर सीजन। सबसे ये जो सर्दियों का टाइम होता है वो आ जाता है। उसके बाद हॉट वेदर सीजन जिसको हम गर्मियां कह देते हैं, जिनको हम समर सीजन कह देते हैं। उसके बाद एडवांसिंग मॉनसून यानी कि जो मेन मॉनसून का जो रेनी सीजन होता है, जो हम कह सकते हैं अगस्त सितंबर से शुरू होकर, और आप कह सकते हो कि जो जून के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है इंडिया में, और जून जुलाई अगस्त तक का जो एक टाइम है वो चलता है, इसको एडवांस मॉनसून के रूप में कहा जाता है। और सेकंड आती है रिट्रीटिंग मॉनसून, जो उसके बाद वाला जो लाइट रेनफॉल्स होती हैं वो रिट्रीटिंग मॉनसून में आ जाती हैं। तो ये बेसिकली 4 मेजर सीजन हम इंडिया में देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो है
कोल्ड वेदर सीजन। तो कोल्ड वेदर सीजन में हम देखते हैं इसकी यहाँ विंटर सीजन जिसको हम कह देते हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या मेजर जो क्वालिटीज हम देखते हैं, क्या मेजर इसके फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगन्स from mid-November in North India and stays till February। देखिए नॉर्थ इंडिया में जो विंटर सीजन है वो नवंबर के मिड नवंबर से शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट 15 या 20th ऑफ नवंबर के नियर अबाउट से जो ठंड है वो पड़नी शुरू हो जाती है। विंटर सीजन नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, फरवरी के लास्ट तक ये जो विंटर सीजन है या कोल्ड वेदर सीजन है ये चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, जो दिसंबर और जनवरी है सबसे ठंडे जो मंथ होते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि विच मंथ आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्थ इंडिया, तो दिसंबर एंड जनवरी। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, उसमें कमी आती है। तो साउथ इंडिया में विंटर सीजन का जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 24-25 डिग्री, या आप कह सकते हो कि 20 से लेकर 30 के बीच में रहता है। वहीं पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये 10 to 15 डिग्री और कई बार तो इससे भी नीचे हमें देखने को मिलता है। The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 to 25 degrees Celsius, while the northern plains it range between 10 to 15 degrees Celsius. Days are warm एंड नाइट्स आर कोल्ड। देखिए अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो चेन्नई का जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में वो 24 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये 10 to 15 डिग्रीज के बीच में रहता है। और यहाँ पे जो दिन है वो वार्म गर्म से थोड़े थोड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक ठाक रहते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। Frost is common in the north and the higher slopes of Himalaya experience snowfall। Frost हमें बिल्कुल नॉर्मल सी देखने को मिलती है पूरे नॉर्थ इंडिया में, ये हमें रात को फ्रॉस्ट देखने को मिलती है, और जो हिमालयन एरियाज हैं, हिमालय की माउंटेन्स है, वहां पे स्नोफॉल होती है और ये वहां का कॉमन फीचर है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स है वो पूरी कंट्री के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे घूमती हुई हमें मिल जाती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। देखिए क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है, या आप कह सकते हो कि जो चाइना की साइड से आने वाली जो विंड्स हैं वो ऑब्वियसली लैंड से लैंड से ओशन की तरफ आती हैं, तो लैंड से उनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, इसीलिए वहां पे कोई रेनफॉल नहीं होता, और ये जो हवाएं होती हैं, ये जो विंड्स होती हैं ये ड्राई रहती हैं, इसीलिए जो विंटर सीजन होता है वो ड्राई सीजन भी होता है, ड्राइनेस बहुत होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु कॉस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखिए कुछ एक एरिया जो तमिलनाडु का है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि जो तमिलनाडु का कुछ एक एरिया है वहां पे विंटर सीजन में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है इनकी वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे रेनफॉल होता है, क्योंकि तमिलनाडु में आते आते ये क्या बन जाती हैं, ये सी टू लैंड बन जाती है, क्योंकि ऊपर से आई बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके फिर तमिलनाडु की साइड मूव करती है, तो बे ऑफ बंगाल को जब क्रॉस करती हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वहां से ले लेती हैं, जो बाद में जाकर तमिलनाडु में लाइट रेनफॉल है वो करती हैं। The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity।
एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। यहाँ पे जो वेदर की के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, सबसे पहले तो क्या होता है क्लियर स्काई। यहाँ पे जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर होता है, वहां पे जो बादल वगैरह हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर लो होता है। ह्यूमिडिटी, जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो बहुत कम होता है। एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, और जो हवाएं होती हैं बिल्कुल लाइट चलती हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलती, बिल्कुल स्लो और लाइट जो हवाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, उनकी स्पीड कम होती है। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर the a characteristic feature of the cold winter season over the northern plain is inflow of cyclonic disturbance from the west and द नॉर्थ वेस्ट। इसमें जो नॉर्थ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो आप कह सकते हो मेडिटेरेनियन सी में होती है, उसकी वजह से ये हवाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की साइड से इंडिया में एंटर करती हैं, जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान वाली साइड से या अफगानिस्तान वाली साइड से इंडिया में एंटर करती हैं। These flow pressure system these low pressure system originates over the Mediterranean Sea and the Western Asia and move into India along with the westerly flow। क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें लो प्रेशर एरिया बनता है, वहां से जो विंड चलती है तो वो सेंट्रल एशिया से होती हुई इंडिया में एंटर करती है, और क्योंकि ये वेस्ट साइड से एंटर करती है तो ये वेस्टर्ली फ्लो भी बन जाता है। They causes the much needed winter rain over the plains and snowfall in the mountains। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लाइट रेनफॉल होती है, और तो जो माउंटेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है, उसमें बिल्कुल इसकी वजह से स्नोफॉल होती है। तो ये जो रेनफॉल होती है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, या आप कह सकते हो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ एक पार्ट्स, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। यहाँ पे जो रबी की फसल होती है या बेसिकली जो विंटर जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे वीट है, ठीक है, मेज मेज तो नहीं, आप कह सकते हो वीट है, जैसे गेहूं है, उसके बाद जौ है, या आप कह सकते हो कि सरसों है। इन फसलों में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। देखिए ये बहुत थोड़ी सी रेनफॉल होती है, इसको यहाँ पे लोकली एक नाम दिया जाता है जो जिसको कहा जाता है महावत, ठीक है। तो इसको महावत कहा जाता है, और इस महावत की वजह से यहाँ पे जो रबी क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है इन क्रॉप्स के लिए ये। The peninsular region does not have a well-defined cold season। ठीक है, ये तो थे हमने ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ये नॉर्थ इंडिया के हैं। अभी अगर साउथ इंडिया की बात करें या पेनिसुलर रीजन की बात करें, तो यहाँ पे कोई डिफाइंड वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता, यहाँ पे कोई ठंड वाला जैसे सिस्टम नहीं होता। देयर इज हार्डली any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea। यहाँ पे विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। नॉर्मली जो समर सीजन में जितना टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट उतना ही टेम्परेचर विंटर सीजन में होता है, कोई 1-2 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सी है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, वो विंटर सीजन का जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको आप कह सकते हो कि रोक देता है, और इसको एक मॉडरेट क्लाइमेट की शक्ल है वो दे देता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है समर सीजन, हॉट वेदर सीजन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट देखिए
Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northward as such from March to May. It is hot weather season in India. देखिए जैसे ही जो समर सीजन शुरू होता है तो जो सन है वो इक्वेटर के सामने से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, या आप कह सकते हो कि जो अर्थ की पोजीशन है वो इस तरह से होनी शुरू हो जाती है कि जो इक्वेटर के सामने सन था वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है जो मार्च से लेकर मई तक चलता है। ठीक है, और जो जून होता है, जून 21 जो जून होता है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, क्योंकि उस दिन जो सन होता है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है। इन May, temperature of 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मई में जो टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्टर्न आप कह सकते हो, या राजस्थान के कुछ एक पार्ट, राजस्थान गुजरात के पार्ट है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और ये बहुत कॉमन सा एक फिनोमेना है। In peninsular India, temperature remains low due to the moderating influence of the ocean. और साउथ इंडिया की बात करें या आप कह सकते हो कि पेनिसुलर इंडिया की बात करें तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जितना विंटर सीजन में उतना ही समर में रहता है, क्योंकि यहाँ पे वही बात कि जो ओशियन का इन्फ्लुएंस है वो इसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देता। The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of India. नॉर्थ जो इंडिया है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, लो होना शुरू हो जाता है। तो कंडीशन क्या बनती है कि नॉर्थ इंडिया में लो एयर प्रेशर बन जाता है, और जो साउथ में जो हमारे आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, या आप कह सकते हो कि बे ऑफ बंगाल है, वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे हाई प्रेशर होता है, तो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। Towards the end of May, an elongated low pressure area developed in the region, extending from Thar Desert in the northwestern to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast। देखिए जैसे ही मई का एंड होना शुरू हो जाता है तो जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, इधर राजस्थान से लेकर इधर छोटा नागपुर या आप कह सकते हो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, इनके बीच एक लो प्रेशर का एरिया है वो बन जाता है, काफी बड़ी बेल्ट है ये बन जाती है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस टर्फ। इस टर्फ का मतलब होता है ये पट्टी है जो, ठीक है, जो राजस्थान से लेकर ओडिशा के बीच वाली ये जो पतली पट्टी है, क्योंकि ऊपर में क्या है नॉर्दर्न माउंटेन्स आ गई, साउथ में जो प्लेट्यूज आ गए, और इनके बीच में जो राजस्थान से लेकर ओडिशा के बीच वाली पट्टी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन है वो होना शुरू हो जाता है, यानी कि हवा है उसकी स्पीड है वो बननी शुरू हो जाती है। A striking feature of the hot weather season is loo। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हॉट वेदर सीजन है नॉर्थ इंडिया में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फीचर है वो है लू। लू क्या होता है? दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये क्या होती है? बहुत स्पीड से चलने वाली हॉट और बिल्कुल ड्राई विंड्स होती हैं जो नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ब्लू करती हैं। ये इनको लोकली नाम दिया जाता है लू का। Sometimes they even continue till late in the evening. Direct exposure to these winds may even prove to be
फैटल। देखिए कई बार क्या होता है ये जो लू होती हैं बहुत देर तक रात को करीब करीब 9-10 बजे तक चलती रहती हैं और इनके डायरेक्टली इनके कांटेक्ट में आने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है लोगों को। जो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं लू लग जाना, ठीक है, या गर्मी हो जाना, ऐसे कुछ एक फीचर है हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डेंजरस होता है डायरेक्टली इनके थपेड़े में आने का, इसके कांटेक्ट में आने का। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मई में बहुत सारे जो आंधियां हैं वो चलती हैं। दीज स्टॉर्म ब्रिंग्स टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेनफॉल एंड कूल ब्रिजेस। क्योंकि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं तो इनकी वजह से थोड़ी बहुत इनके साथ कई बार रेनफॉल भी आ जाती है और काफी स्पीड से चलती हैं, तो जिसकी वजह से इनसे टेम्परेचर है वो लो होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत गर्मी से रिलीफ है वो देखने को मिलती है। This is also the season of localized thunderstorm associated with the violent winds, torrential downpour, often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी। देखिए जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया है वहां पे इस टाइम में क्या होता है, बहुत आंधियां चलती हैं, बहुत बादल गरजते हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल, ओलावृष्टि और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। इस तरह के जो स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, इनको वहां पे एक नाम दिया जाता है, दैट इज काल बैसाखी। तो ये भी ध्यान कर लेना कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज काल बैसाखी। तो ये आप इस ये जो ये पैरा है इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, दिस इज कॉल्ड काल बैसाखी। तो आगे देखिए इसमें क्या है, Towards the close of summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in early ripening of mangoes and are often referred as the mango showers. देखिए इस टाइम में क्या होता है कि जो केरला और कर्नाटका है यहाँ पे कुछ अर्ली जो आप कह सकते हो कि मॉनसून है वो शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी मॉनसून शुरू हो जाती है और उसकी रेनफॉल होनी है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तमिलनाडु और केरला में जो मैंगोज होते हैं उनकी वो जल्दी पक जाते हैं और उनकी जो रिपनिंग है, कलेक्शन है वो शुरू हो जाती है। इसी वजह से इनको मैंगो शास के नाम से भी जाना जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज मैंगो शास। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर मैंगो शास, तो ये उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो सीजन है, दैट इज एडवांस मॉनसून या एडवांसिंग मॉनसून, या आप इसको लोकली कह सकते हो रेनी सीजन, ठीक है। तो इस ये पढ़ते हैं, देखिए बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। ठीक है, जून स्टार्टिंग होते ही क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में जो लो प्रेशर एरिया है वो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ये साउथ हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ आप कह सकते हो कि इक्वेटर, वहां पे हाई प्रेशर बनता है ओशन के ऊपर, और इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है, तो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। These southeast trade winds originates over the warm subtropical areas of the southern ocean. They cross the equator and blow in the southwesterly direction, enters the Indian peninsula as the southwest monsoon. ये क्या होती है, साउथ ईस्ट से आती हैं, ठीक है, और ऊपर आने की वजह से, ठीक है, ये क्या हो जाती है, थोड़ा सा गर्म एरिया से क्रॉस करती हैं तो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद ओशन, सदर्न ओशन को क्रॉस करके ये जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये साउथ वेस्ट वाली साइड से की डायरेक्शन से एंटर करती हैं, और इंडिया में ये साउथ वेस्ट से एंटर करती हैं, इसीलिए इसको साउथ वेस्टर्न मॉनसून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये है
क्योंकि ये यहाँ से इधर से एंटर करती हैं और इस साइड से ऐसे यहाँ पे जाके और फिर इधर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अरेबियन सी से एंटर करती हैं मोस्टली। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश नेपाल वाली साइड जाके वहां से माउंटेन से उनसे टकराकर और फिर ये पंजाब हरियाणा वाली साइड से होते हुए पाकिस्तान की तरफ निकल जाती हैं। As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at the average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये जो हवाएं हैं गर्म ओशियन के ऊपर से क्रॉस आउट करके जाती हैं और इसी वजह से क्या होता है कि इनमें बहुत हैवी जो मॉइस्चर है वो इसमें होता है और जो बाद में नॉर्थ इंडिया में या आप कह सकते हो पूरे इंडिया में हैवी रेनफॉल करता है। ये जो हवाएं होती हैं इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि इनकी नॉर्मल जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। With the with exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover country in about 1 month। देखिए अगर एक्सट्रीम नॉर्थ जो आप कह सकते हो हिमाचल या जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है उसको छोड़ दें तो पूरे के पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट ये 1 महीने में कवर कर लेती है। पूरे इंडिया में ये फैल जाती है। The windward side of the Western Ghat receive very heavy rainfall more than 250 सेंटीमीटर। विंडवर्ड साइड यानी कि आप कह सकते हो जिस साइड से जो नॉर्थ वेस्टर्न मानसून एंटर करती हैं, जो इन साइड में वेस्टर्न घाट का पार्ट होता है जिस माउंटेन्स जिस एरिया जो साइड माउंटेन्स की इन हवाओं को फेस करती है वहां पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। ऑलमोस्ट 250 सेंटीमीटर रेनफॉल है वहां पे हो जाता है रेनी सीजन में। द डेक्कन प्लेट्यूज एंड द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू है और जो मध्य प्रदेश है वहां पे भी कुछ एक रेनफॉल हो जाती है चाहे वो रेन शेडो एरिया में है। यानी कि रेन शेडो एरिया यानी कि यहाँ पे जो मॉनसून विंड्स है वो डायरेक्टली रेनफॉल नहीं करती लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनी सीजन में रेनफॉल हो जाती है। The maximum rainfall of this season is received in नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इन हवाओं की वजह से मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का या आप कह सकते हो जो वेस्ट बंगाल और जो सेवन सिस्टर वाला एरिया है वहां पे सबसे हैवी रेनफॉल होती है इन मॉनसून विंड्स की वजह से। और जो मैसिनराम है इन southern range of Khasi Hills receive the हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। देखिए ये जगह है मैसिनराम। ये साउथ ये जो खासी हिल्स है मेघालय में खासी हिल्स है वहां पे जो माउंटेन रेंजेस है उनमें से एक माउंटेन रेंज है खासी हिल। वहां पे ये जगह का नाम है मौसिनराम। तो वहां पे वर्ल्ड में सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल है वहां पे दर्ज की जाती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। जो गंगा वैली है इसमें ईस्ट से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है वो कम होता जाता है। उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है अरावली से वेस्ट वाला जो एरिया है या आप कह सकते हो गुजरात का जो पार्ट है वहां पे बहुत थोड़ी सी रेनफॉल होती है बिल्कुल कम रेनफॉल होती है। Another phenomena associated with the monsoon is the tendency to have breaks in rainfall। ठीक है, एक इसके जो रेनी सीजन है इसका एक और आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ब्रेक्स इन रेनफॉल। ये क्या होता है दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। ये क्या होता है कि रेनफॉल रेगुलर नहीं चलती। एक दिन आई फिर 2-4 दिन या 1 वीक या 1 मंथ बीच में रेस्ट हो गया। ठीक है, फिर 2-4 दिन 10 दिन कंटिन्यू आई फिर बीच में काफी टाइम नहीं आई। तो ये जो ब्रेक्स होती हैं जो वेट एंड ड्राई स्पेल्स होते हैं इन्हीं को क्या
कह देते हैं breaks in rainfall. In other words, monsoon take place only for few days at a time. They are inter suppressed with rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon turf. देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि जो monsoon turf है, turf का मतलब monsoon की जो पट्टी होती है उनके मूवमेंट की वजह से ये कभी रेनफॉल आती है, कभी उसमें 10-15 दिन बीच में ब्रेक आ जाती है, फिर रेनफॉल आती है। तो ये जो हॉट जो वेट एंड ड्राई स्पेल है ये चलते रहते हैं और इसी को ब्रेक्स इन मानसून कहा जाता है। For various reasons, the turf and its axis keeps on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. ये जो मानसून पट्टी है, टर्फ क्या होती है, पट्टी है, ये इसकी जो सेंटर होता है वो कभी नॉर्थ वाली साइड में चला जाता है, कभी साउथ वाली साइड में चला जाता है। तो ये नॉर्थ और साउथ में जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होती है, रेनफॉल का अमाउंट है वो भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा होता है। अगर ये मानसून टर्फ की जो एक्सिस है वो नॉर्थ में है तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहां पे हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो ड्राई रह जाएंगे। अगर इसकी जो एक्सिस है वो थोड़ी सी साउथ की तरफ होती है तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे हैवी रेनफॉल होती है। स्पेशल रेनफॉल होती है लोकल, जिसको कह देते हैं अपन। फॉर व्हेन ये हो गया ना। On the other hand, whenever the axis shift closer to Himalayas, there are longer dry spells in plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of Himalayan rivers. ठीक है, ये वही मैंने आपको बता दिया कि जब जब जो मानसून टर्फ है वो हिमालयन माउंटेन्स के पास जाता है या उन माउंटेन्स में होता है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में सूखा जो ड्राई स्पेल्स है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से निकलने वाली रिवर्स है उनके कैचमेंट एरिया में हैवी रेनफॉल होती है और वो फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर जो आप कह सकते हो कि फ्लड्स हैं वो लेके आती हैं। These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। इसकी अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में हैवी रेनफॉल होगी तो वो ऑब्वियसली वो सारा पानी है वो रिवर्स में आएगा, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में हैवी रेनफॉल होती है। The monsoon is known for its uncertainties. The alteration of dry and wet spells vary in intensity. ठीक है, जो मानसून है ये कभी भी परमानेंट नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम, और कभी भी ये सर्टेन नहीं होती, ये अनसर्टेन होती है, यानी कि ये इसका कोई पता नहीं है कब और कितनी आए। The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. जो इसमें ड्राई एंड वेट स्पेल्स होती है यानी कि रेनफॉल आएगी या नहीं आएगी वो उसका कोई पैटर्न नहीं होता। कभी बहुत लंबे टाइम तक रेनफॉल चल जाती है, बहुत हैवी रेनफॉल चल जाती है, कभी बहुत लंबे टाइम तक आती नहीं है और कभी आती है तो बहुत कम आती है। तो इसका अमाउंट, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है वो अलग अलग हो सकती है, वो कभी भी फिक्स नहीं होती। While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in other part. हो सकता है कि एक पार्ट में इन मॉनसून विंड्स की वजह से बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से बहुत फ्लड्स आए। हो सकता है सेम टाइम पे किसी इंडिया में ही किसी पार्ट में ड्रॉट्स भी हो सकते हैं, वहां पे रेनफॉल हो ही ना। तो ये पर्टिकुलर नहीं है कि पूरे के पूरे इंडिया में या हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी या इक्वल टाइम पे होगी। इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। इसके आने और इसके जाने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता, वो इरेगुलर है, कभी पहले कभी बाद में ये होता है। Hence, it sometimes distribute the farming schedule, hence it sometimes disturb the farming schedule
ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फार्मिंग है, जो बेसिकली इंडिया की जो मैक्सिमम फार्मिंग है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, वो रेन फेड होती है। तो जो लोग रेनफॉल आने के बाद जो फसलें हैं उनकी सॉइंग करते हैं, उनकी बुआई करते हैं, और उसी के ऊपर उनकी जो इरिगेशन डिपेंड करती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनका जो शेड्यूल है पूरे ईयर का वो डिस्टर्ब होता है इसके पहले या इसके लेट आने की वजह से। सो स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा जो पार्ट है वो इस चैप्टर का रह गया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए इसीलिए आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एक पार्ट इस चैप्टर का और बनेगा, सो बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आएगा। सो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।